नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है आपकी साइकोलॉजी से जो सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड है। उसमें हमने आपका आज का टॉपिक लिया है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। आपको पता है आपका इंटेलिजेंस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं और उनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में आपको कन्फ्यूज़न रहती है और आपके कई प्रकार की बुद्धि से रिलेटेड प्रश्न बनते रहते हैं। आज इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। बस धैर्य के साथ बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और हाँ, अपना पेन और कॉपी दोनों चीज़ें साथ लेके बैठें और नोट डाउन करते चलें। अगर हम बात करें बुद्धि के स्टार्टिंग से, बुद्धि है क्या उसको जानने की कोशिश करते हैं तो आ जाता है बुद्धि वह मानसिक तत्व है जिसके आधार पर बालक की स्मृति शक्ति व अधिगम क्षमता जो होती है उसमें अंतर किया जाता है। बालक का जो स्मृति होती है ना, स्मृति शक्ति उसका जो कैचिंग पावर होता है और उसकी अधिगम क्षमता दोनों में अंतर किया जाता है ना। बुद्धि की अगर हम बात करें ये किस प्रकार का जो है तत्व है, ये जन्मजात और प्रेरक तत्व होता है और बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक होता है। आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न बना है बुद्धि का विकास किस वर्ष की आयु तक होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, तो 16 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं और कितने बताए हैं, है ना। तो बुद्धि के प्रकार की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो थॉर्नडाइक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए हैं। पहला सामाजिक, दूसरा मूर्त और तीसरा अमूर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके परीक्षा से काफ़ी बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहला अगर हम देखें सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस क्या है, तो इसकी बात करते हैं। जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता भी सीखता है। आपको पता है सामाजिक बुद्धि है तो अन्य लोगों को ही समझेगा और उनके ही बारे में व्यवहार कुशलता दिखाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसका संबंध सामाजिक व्यवहार से होता है। बिल्कुल सही है, सामाजिक बुद्धि वही होती है जो व्यक्ति समाज में अच्छा व्यवहार कर लेता है, अच्छा अपना पैठ बना लेता है, अच्छी जो लोगों से बातचीत कर लेता है, वही सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है। चलिए जानते हैं इस प्रकार के जो बुद्धि के लोग होते हैं उनकी जो व्यक्तित्व होता है किस प्रकार का होता है। तो सामाजिक बुद्धि के जो लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। आपको पता है बहिर्मुखी कैसे होते हैं लोग, जो अपनी बात तुरंत मुंह से कह देते हैं और अपनी बातों से लोगों को लुभा लेते हैं, है ना। इस तरह के जो बालक होते हैं वो नेता और कूटनीतिक होते हैं। आपको पता है नेताओं की आपने देखा होगा इनकी जो भाषण क्षमता होती है ये बहिर्मुखी होते हैं, क्योंकि ये अपनी बातों से अपने भाषण से जनता को लुभा लेते हैं, है ना। तो इनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। अगर हम बात करें मूर्त बुद्धि की, तो मूर्त बुद्धि के बारे में कहा गया है इस बुद्धि के सहारे जो व्यक्ति होते हैं मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व देता है, उनके बारे में सोचता है। मतलब उनको जो चीज़ दिखेगी या जो चीज़ हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनके बारे में वो सोचता है। मूर्त बुद्धि के बारे में कहा गया है इस बुद्धि को गायक और यांत्रिक बुद्धि भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चनर कि गायक या यांत्रिक बुद्धि निम्न में से किसको कहा गया है, तो मूर्त बुद्धि के साथ आपका आंसर सही जाना चाहिए। इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर ले। गायक, यांत्रिक और व्यवहारिक बुद्धि भी इसी को कहा जाता है। और मूर्ति बुद्धि के जो बालक होते हैं यंत्र व मशीनों से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, काफ़ी आपने मैकेनिक्स वगैरह देखे होंगे, वो सब मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण होते हैं। इस तरह के जो बालक होते हैं वो इंजीनियर और कारीगर बनते हैं। आपको पता है कारीगर कई प्रकार के होते हैं, वो आपका चाहे प्लम्बर हो या आपका घर में मैकेनिक वाला जो बिजली का काम करता है वो हो, तो इसी सारे जो प्रकार आ जाते हैं वो आपके मूर्त बुद्धि में आ जाएंगे, ठीक है ना। इंजीनियर भी इसी में आता है। अगला हमारा पॉइंट कहता है अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चंस आपकी साइकोलॉजी से या हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लाते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अमूर्त बुद्धि के बारे में जानें तो अमूर्त विषयों के बारे में जो चिंतन करने की क्षमता होती है। अमूर्त विषय आपको मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, मूर्त और अमूर्त के बारे में बहुत अच्छे से मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। अमूर्त विषय वो विषय होते हैं जिनको हम सामने देखते नहीं हैं, सिर्फ उनके बारे में सुना होता है और उनके बारे में हम चिंतन करते हैं, तो अमूर्त विषय के चिंतन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड होती है अमूर्त बुद्धि। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो बालक होता है शब्द, प्रतीक या अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे से चिंतन करता है। अगर हमने जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे नहीं कहा जाता है एक टॉपिक दे देते हैं, एक वर्ड देते हैं, इस पर आपको पूरा भाषण लिखना होता है, पूरा आपको एक तरीके से कहा जाता है निबंध लिखना होता है, वो अमूर्त बुद्धि का ही उदाहरण होता है। जैसे अगर आपको एक प्रतीक दे दिया, आपने देखा होगा CDS SSB के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका जब स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाता है तो उसमें आपसे एक प्रश्न एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बारे में आपसे उसका आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, तो वो अमूर्त बुद्धि का ही उदाहरण होता है ना।
और जैसे कि अगर हमने आपको एक निबंध दे दिया कि महात्मा गांधी पर आपको निबंध लिखना है, तो एक शब्द हमने आपको दे दिया, उस पर आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना होता है। ये अमूर्त बुद्धि का उदाहरण होता है ना। और अमूर्त चीज़ें, जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, जिनका हमने सिर्फ सुना होता है, उन चीज़ों के बारे में हम चिंतन करते हैं, ठीक है ना। इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध जो पुस्तक के ज्ञान से होता है। ये दोस्तों आप नोट डाउन कर लें कि आपसे प्रश्न बन सकता है, पुस्तक के ज्ञान का संबंध निम्न में से किस बुद्धि से होता है? तो अमूर्त बुद्धि से होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा है, अमूर्त बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, नोट डाउन आप जरूर करते चलें, या स्क्रीनशॉट ले लें तो आप बाद में नोट डाउन कर लेना इसको। अमूर्त बुद्धि का अगला हमारा पॉइंट कहता है, इसके जो बालक होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। देखिए दोस्तों, और इसमें जो बुद्धि के बालक होते हैं वो वैज्ञानिक और लेखक बनते हैं। आपने देखा होगा जो राइटर वगैरह होते हैं वो हमेशा अकेले में बैठते हैं, उनको अकेला बैठना पसंद होता है, क्योंकि उनके अकेले में आइडियाज़ आते हैं और वो बहुत ही कम बोलते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, अपने मन में ही अपनी बात को रखता है, बाहर किसी से जाहिर नहीं करता है, वो अंतर्मुखी लोग होते हैं। वैज्ञानिक भी ऐसे ही होते हैं, अपनी जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट में अपने जो रिजल्ट आते हैं उनके, वैज्ञानिक अपने नए शोधों से दुनिया को चौंका देते हैं, है ना। बुद्धि लब्धि, अब हम जानते हैं थोड़ा बुद्धि लब्धि के बारे में, ये क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु इसको देखते हैं पहले। दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पे हम आपके लिए इतनी मेहनत से जाने कितनी किताबों से एनालिसिस करके आपके लिए एक टॉपिक छाट के लेके आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके लिए मेरे हर टॉपिक काम आने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और चैनल की तरह नहीं होता है हमारा, इस पर बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट बना देते हैं, तो आपका पता चलता है आपने पूरी वीडियो भी देख ली, आपको फंसा भी नहीं। मैं दावा करता हूं अगर आपने ये वीडियो, मेरे भी चैनल जितनी भी आप वीडियो देखते हैं उनसे रिलेटेड अगर प्रश्न बनेगा, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से अगर प्रश्न बनेगा, तो मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है। मैं भी चाहता हूँ आप भी सिलेक्ट हों, आप भी कुछ ना कुछ बने और हमारे चैनल का नाम लें, है ना। तो चैनल को आप जोड़िए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए इसको, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पहले जान लेते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है किसने किया था? बिने और साइमन ने किया था, 1905 में किया था। ये प्रश्न बहुत बार बना है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद जरूर कर लें। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मानकर अभिव्यक्त किया गया है। पॉइंट हमारा कहता है 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। आप ये नोट कर लें कि इनका जो संशोधन किया था टर्मन ने, वो 1916 में किया था और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों आपके जो एग्जाम है उनमें आ सकते हैं, इसलिए हमने आपको इनके लिए रख दिया है। इनके बारे में विस्तृत चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, बस वीडियो के साथ बने रहिए और धैर्य के साथ बने रहिए। आपको ऐसा नहीं आप सोचना है कि नहीं इसमें से कुछ नहीं आने वाला है, हमको सब आता है। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा आपने कितनी तैयारी करी है, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट है बुद्धि लब्धि, जिसको हम IQ कहते हैं, उसकी मानसिक आयु यानी मेंटल एज और तैथिक आयु यानी तैथिक आयु को हम वास्तविक आयु भी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने दोनों नाम रख दिए हैं। क्रोनोलॉजिकल एज भी इसको कहा जाता है। इसका एक ऐसा अनुपात होता है जिसमें 100 से गुणा किया जाता है। अगर ये एक तरीके से आपको सूत्र के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA/CA × 100, है ना। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100, ये इसका सूत्र होता है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टर्न ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला अगर हम अपने पॉइंट की बात करें तो मानसिक आयु के जो विचार है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। आपको प्रश्नों को अच्छे से देखते चलना है। अब इसी आप बुद्धि लब्धि के ऊपर हम आपको एक प्रश्न दे देते हैं, आप उसको थोड़ा हमें बताना, इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न करेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे प्रश्न क्या बनता है टैट वगैरह में जब आप एग्जाम देते हैं, बुद्धि लब्धि से प्रश्न ऐसे बनाता है, एक बालक की वास्तविक आयु दे देगा 10 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ क्या होगी? आपको सूत्र पता है, सूत्र इसका ये होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो आपको पता है मानसिक आयु कितनी बच्चे की? 14 वर्ष है, तो आप 14 लिखेंगे, और वास्तविक आयु बच्चे की 10 वर्ष है, 10 वर्ष लिखेंगे, इंटू आपको 100 कर देना है, और इसका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका 140 आ जाएगा। तो बच्चे की IQ कितनी है? 140 है। अब आपको आगे की वीडियो में हम बता देंगे कि बच्चे की कितनी IQ होने पर बच्चा को किस स्तर में रखा जाता है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे इससे संबंधित प्रश्न बनने वाले आपसे गलत नहीं होंगे, है ना। चलिए जो टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी, कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि ना बुद्धि लब्धि की जो सारणी है वो किसने दी थी? तो वो टर्मन ने दी थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखें बच्चों को विभाजन किस तरीके से किया गया है। 140 या उससे अधिक जो बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली की कैटेगरी में रखा गया है, और 120 से 139 के बच्चों को अतिश्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि की कैटेगरी में रखा गया है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा है 110 से 119 जो बच्चे होते हैं बुद्धि लब्धि वाले, IQ वाले, उनको श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि वाले बच्चे कहा जाता है। और 90 से 109 या कहीं 90 से 110 भी लिखा होता है, आप समझ जाना, आप तो
बच्चे होशियार हों, इनको सामान्य बुद्धि के बालक कहा जाता है। मोस्टली प्रश्न अभी तक इससे बनते थे। अगर आप देखिए, आपको पता है कॉमन चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी तो बच्चे भी समझ जाते हैं, तो एग्जामिनर घुमाएगा, तो इसलिए आपको सारा याद करना है ना, तो हो सकता है प्रश्न वो घुमा दे। अगला हम देखते हैं, तो 80 से 89 जो बच्चे होते हैं IQ वाले, उनको मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है ना। चलिए अगला हमारे अगर बात करें 70 से 79 या 70 से 80 भी मान के चलिए आप, तो उनको निर्बल या क्षीण बुद्धि के बालक कहा जाता है। और 50 से 70 जो IQ वाले बच्चे हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। 25 से 50 वालों को मूढ़ कहा जाता है। और 20 से 25 IQ वाले बच्चों को महामूर्ख, जड़ या हीन बुद्धि के बालक कहा जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इनको याद कर लेना। मोस्टली प्रश्न इनसे बनते हैं, आगे भी बनने के पूरे चांसेस हैं, तो इनको साथ में आप याद करते चलिए। और मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ा करिए, तो आप भी साथ में बोलते चला करिए। ठीक है ना। चलिए अगला अगर हम नोट की बात करें, तो नोट क्या है, सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक का जो IQ होता है वो कितना होता है, 120 से अधिक होता है, ये आपको याद कर लेना है। और मंदबुद्धि बालक का जो होता है वो 70 से कम होता है। इन दोनों पर प्रश्न हमेशा बनते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट में कर दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, UNO ने जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं उनको कितना माना है, तो 0 से 19 वर्ष माना है। ठीक है ना, ये वर्ष नहीं होगा दोस्तों, ये IQ होगा। ठीक है ना, जड़ बुद्धि के जो बालक होते हैं 0 से 19 जिनकी IQ होती है उनको जड़ बुद्धि माना हुआ है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और अपने चैनल को भी लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात कर लेते हैं। कई प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं, आपको पता है, इनसे संबंधित प्रश्न भी बन जाते हैं कि ये बुद्धि परीक्षण जो है वो किस प्रकार का है, शाब्दिक है या अशाब्दिक है ना, या व्यक्तिगत है या सामूहिक है। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होने वाला है आपको। ठीक है ना। चलिए पहला नोट अगर हम देख लें, तो बुद्धि परीक्षण के जनक के बारे में बात करें तो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। और बुद्धि परीक्षणों के जनक देश अगर पूछा जाए तो आपसे फ्रांस का आपको बताना है। ठीक है ना, आंसर फ्रांस के साथ जाएगा। प्रकार की बात करें तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत कौन से होते हैं, जब किसी एक ही व्यक्ति पर वो परीक्षण किया जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति पर, तो व्यक्तिगत हो जाता है। और जब वो परीक्षण समूह में किया जाता है तो वो कई सारे लोग होते हैं, उसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो वो सामूहिक परीक्षण होता है ना। चलिए व्यक्तिगत परीक्षण की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिगत शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है ना, आपको याद रखना है। व्यक्तिगत में भी शाब्दिक और अशाब्दिक दो तरीके के होते हैं। व्यक्तिगत शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उसके उदाहरण हम आपको बता देते हैं, यही प्रश्न बनते हैं। उसमें आ जाएगा आपका बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये आपके व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना। और व्यक्तिगत अशाब्दिक की अगर हम बात करें तो चित्र निर्माण, चित्र पूर्ति, भूल भुलैया और वैश्लर वैल्यू, ये सारे परीक्षण आपके व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना। चलिए अगर हम अपना अगला बात करें तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में हम आ जाते हैं। टॉपिक हमारा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो समूह में किए जाते हैं, कई सारे लोगों पे किए जाते हैं ना। ये भी आपको पता है दो तरीके के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक है ना। इनके शाब्दिक जो वाले होते हैं उनके थोड़ा प्रकार देख लेते हैं। उनमें आ जाएगा आपका आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य परीक्षण, ये सब जो है ना बुद्धि, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। और अशाब्दिक की अगर हम बात करें, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण आर्मी बीटा और शिकागो बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना, आपको पता है आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण और ये सभी कौन से हैं, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। उम्मीद करते हैं आपको इनसे प्रश्न अब गलत नहीं होगा। अब हम कुछ बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं उनको देख लेते हैं ना। ठीक है, चलिए बुद्धि का जो सबसे पहले आपको पता है कई सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं आपको कंफ्यूज हो जाते हैं। यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो अगर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं अगर पता होगा आप तो गलत कर जाएंगे। लेकिन अब आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है ना। चलिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बिने, टर्मन और स्टर्न के बारे में है। दोस्तों आपको इस वीडियो में ये भी बता देंगे किस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या उसकी खास बातें बताई गई हैं, है ना। जैसे एक कारक सिद्धांत है, दो कारक सिद्धांत, ये क्या है, सबके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से, है ना। चलिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो ये स्पीयरमैन का इसके जो प्रतिपादक हैं, और बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको सिद्धांत और उससे संबंधित उनके जो प्रतिपादक हैं उनसे रिलेटेड एक पूरा इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। आपके इंपॉर्टेंट जितने भी सिद्धांत प्रतिपादक जो आते हैं बार बार, उन्हीं को हमने रखा है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में जरूर देख लें दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये पदानुक्रमिक होगा दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो फिलिप वर्नर हैं और त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, है ना। बुद्धि का तरल ठोस जो सिद्धांत है वो आरबी कैटल का है और बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हॉवर्ड गार्डनर का है
है ना। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो आपको पता ही होगा, ये जीन पियाजे जी का है। और बुद्धि का त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। ये आपको इंपॉर्टेंट जितने भी थे हमने आपको रख दिए हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब हम कुछ आपको महत्वपूर्ण सिद्धांत उनकी व्याख्या थोड़ा कर देते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। जब पेपर बहुत डीप बनेगा, देखिए दोस्तों पेपर का हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है एग्जामिनर कैसा बना दे, लेकिन आपको भी तैयारी करके पूरी जाना होता है, ठीक है ना। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होती है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो प्रतिपादन है बिने ने किया था और इनका समर्थन है वो टर्मर और स्टर्न ने किया था। प्रश्न पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो बिने का है उसका समर्थन किसने किया था, तो टर्मन और स्टर्न ने किया था। इसमें बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है, एक शक्ति या एक कारक के रूप में से बुद्धि को माना गया है, इसीलिए इसका नाम एक कारक सिद्धांत है, ठीक है ना। और वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। और इनके अनुसार बुद्धि में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं, बस थोड़ा बेसिक है, इसको ज़्यादा नहीं डीप पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है मानसिक योग्यता वो आ जाती है सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी यानी जी फैक्टर, और दूसरी आ जाती है विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी एस फैक्टर हमारा आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके कौन से हैं, ये आपके सारे बुद्धि का दो कारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन के द्वारा इसकी ये बनाया गया है। अब प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत या हम इसको सैम्पलिंग थ्योरी भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, वो थॉमसन ने किया था। और थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। ऐसे नहीं वो मतलब उनको देख के ज्वेलसी हुई इसको तो भैया हमें दूसरा इसका बनाना ही है, बस वो आगे स्पीयरमैन के खिलाफ और उनके द्विकारक सिद्धांत के विरोध में कर दिया था इसका सिद्धांत, ठीक है ना। प्रतिदर्श, इस सिद्धांत में थॉमसन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं के ऊपर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र जो योग्यताएं होती हैं ये भी सीमित होती हैं, ये ज़्यादा विस्तार से नहीं जाती हैं। चलिए अगला हमारा आ जाता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके प्रतिपादक आपको पता है थर्स्टन है, और यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत होता है, ठीक है ना। इसमें थर्स्टन ने अपना कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस के आधार पर 7 मौलिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत आता है, इससे डीप पूछा जाता है हमेशा, तो ये 7 मानसिक योग्यताएं आपको पता होंगी तो आपका ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। देखिए साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे करिए कि आपको कोई साइकोलॉजी में हिला ना पाए, कहीं से भी प्रश्न पूछ दे, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तैयारी करो तो ऐसा करो, वरना फिर तो छोटा मोटा तो बच्चे वो देखते हैं जो मूर्ख होते हैं, वो शॉर्ट नोट हमेशा वही देखते हैं, है ना। तो आपको लेकिन तैयार अच्छे से होके जाना है। पहली इनकी जो आ जाती है वो आ जाता है वाचिक मानसिक योग्यता, आपको पता है वाचिक से ही पता चल रहा होगा, जो शाब्दिक विचारों को समझना और उनका उपयोग करना इसमें होता है, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है संख्यात्मक, आपको पता चल रहा होगा नंबर से ही, जैसे जिसमें गणित प्रकारों की योग्यता होती है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग आदि को करता है व्यक्ति, ठीक है ना। चलिए बहुत शॉर्ट में आपको पता चलना चाहिए, ऐसे याद करो आप। वैसे ये बहुत डिटेल में हमने आपके लिए बहुत शॉर्ट में बनाया है। वस्तु प्रेक्षण योग्यता क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वस्तु के प्रेक्षण संबंधों को समझता है, जैसे कि ज्यामितीय समस्याओं को। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, ज्यामितीय समस्याओं में किस योग्यता का प्रयोग होता है, तो वस्तु प्रेक्षण योग्यता। बताया आप बच्चों जब ज्यामिति की क्वेश्चन सॉल्व करता है तो बहुत ही सही तरीके से प्रेक्षण करता है वस्तुओं का, है ना, उसकी एनालिसिस करता है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रत्यक्ष परक योग्यता, है ना। इसमें व्यक्ति क्या होता है वस्तुओं को शीघ्र पहचान लेता है और उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे पढ़ने के शब्दों को पहचानना। बच्चा जैसे कोई व्यक्ति है या बच्चा है और वो उस चैप्टर पढ़ता जाता है तो कैसे पढ़ लेता है, क्योंकि उसने वो शब्द पहले पढ़े होते हैं, फट से पहचान जाता है ये तो वही शब्द है ना। तो ये प्रत्यक्ष परक योग्यता आ जाती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ को सामने पहले देखा होता है ना। चलिए पांचवा हमारा आ जाता है स्मृति योग्यता यानी मेमोरी एबिलिटी। इसमें व्यक्ति अधिगम करता तथा प्राप्त सूचना को धारण करता है। अगला आ जाता है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है ना, और उसका उपयोग करता है। अगला हमारा आ जाता है शाब्दिक योग्यता यानी वर्ड एबिलिटी। इसमें शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है। और अगर हम नोट के बारे में बात करें तो नोट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, थर्स्टन के बाद अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में 2 योग्यताएं मानी गई, वो कौन कौन सी, आगमन और निगमन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला सिद्धांत कंफर्म हो गया होगा, इससे बाहर इस सिद्धांत से नहीं कुछ जाने वाला है, बहुत ही शॉर्ट है, आप लिख लेना इसको, ठीक है ना। अगला आ जाता है हमारा बुद्धि का गिलफोर्ड का सिद्धांत, यानी कहीं कि गिलफोर्ड थ्योरी भी लिखा होता है, ठीक है ना, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसके बारे में आपको प्रश्न बता दें, गिलफोर्ड ने योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बतलाए हैं। उन्होंने बताया है बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला इन्होंने बताया संज्ञान, है ना, कॉग्निशन, यानी इसमें खोज और पुनर्खोज जैसी वस्तुएं शामिल हो जाती हैं, ठीक है ना।
योग्यताएं कैसी होती हैं इसमें? खोज और पुनर्खोज, ये संज्ञान से हो जाती है। अब आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा, जो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, है ना। इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है हम आपको क्लियर बता देते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें व्यक्ति जो होती है अभिसारी चिंतन होता है, इसमें व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। कहीं कि आपसे देखिए इसके प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। एक बच्चा को एक सवाल दिया गया है ना, क्वेश्चन दिया गया, उसको बोला है मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो। उसको सिर्फ एक ही तरीका आता है, उसी से वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो ये आपका अभिसारी चिंतन हो जाता है। किसी भी समस्या को सिर्फ एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना अभिसारी चिंतन है। और अपसारी चिंतन का मतलब क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इसमें व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है, मतलब कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे उसके रास्ते ढूंढता है, वो सब तरीके से ढूंढ लेता है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या एक समस्या को हल करने के लिए कई सारे जो है उपाय की खोज करता है, उपाय ढूंढता है या कई सारे तरीके खोजता है, वो अपसारी चिंतन आपका आ जाता है। ठीक है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बस इतना ही है, आपको कुछ नहीं है। आप किताबों में पढ़ोगे बहुत लेंदी दिख जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपसारी चिंतन एक समस्या का सिर्फ एक हल, और अपसारी चिंतन एक समस्या का कई सारे हल, है ना। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आ जाता है स्मृति यानी मेमोरी। इसमें व्यक्ति जो होता है संज्ञान के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करता है उसको धारण कर लेता है, ठीक है ना, मेमोरी को। और पांचवा आ जाता है हमारा मूल्यांकन। इसमें व्यक्ति शुद्धता और उपयुक्तता के आदि के संबंध में निर्णय लेता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही शॉर्ट में आप इनको याद करते चलिए। अगला हमारा जाता है बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत। कहीं कहीं सिर्फ पदानुक्रमिक सिद्धांत लिखा होता है, इसको आपको थोड़ा देखना है, ठीक है ना। इसके जो प्रतिपादक वो कौन है, इसके प्रतिपादक वर्नर हैं, और यह सिद्धांत भी कारक विश्लेषण पर आधारित होता है। प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से कौन सा सिद्धांत कारक विश्लेषण पर आधारित है, तो पदानुक्रमिक का, और अन्य जो सिद्धांत दिए होंगे उसमें आपका वो सब कारक विश्लेषण पे या फैक्टर एनालिसिस पे आधारित नहीं होंगे, है ना। चलिए इस सिद्धांत में क्रमबद्धता के आधार पर सामान्य मानसिक योग्यता यानी जी फैक्टर के दो मुख्य कारक बताए गए हैं, दो मुख्य वर्ग बताए गए हैं, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग में प्रायोगिक और शारीरिक कारक आ जाते हैं, और द्वितीय वर्ग में आ जाता है आपका मौखिक, सांख्यिक और शैक्षिक कारक आ जाते हैं ना। अगला हमारा आ जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, और इसके जो प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर हैं, और इसके बारे में अगला हमारा पॉइंट है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि बुद्धि का स्वरूप एक कारकीय ना होकर बहुकारकीय होता है, इसीलिए इसका बहुबुद्धि सिद्धांत नाम दिया गया है, ठीक है ना। इसी सिद्धांत में बताया गया है एक कारकीय ना होकर बहुकारकीय होता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है किस सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि का स्वरूप एक कारकीय ना होकर बहुकारकीय होता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस सिद्धांत का आधार न्यूरो मनोविज्ञान हो जाता है, न्यूरोसाइकोलॉजी या मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध होते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा गार्डनर के मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का निर्माण उन्होंने बताया है किया है, लेकिन 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार जोड़ा और वर्ष 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है बुद्धि के कई जो प्रकार हैं इनमें से कौन सा गार्डनर का प्रकार नहीं है। तो गार्डनर की बुद्धि के बारे में हम जान लेते हैं। इन्होंने पहले 9 बुद्धि कौन कौन सी बताई है। पहले इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि, दूसरी स्थानिक बुद्धि, तीसरी संगीतिक बुद्धि है। दोस्तों ये का बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको थोड़ा गलत हो गया है, मिसप्रिंट है। चौथा हमारा आ जाता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, और पांचवा हमारा आ जाता है अस्तित्ववादी बुद्धि, और छठी हमारी बुद्धि का प्रकार है तार्किक गणितीय बुद्धि, और सातवां आ जाता है शारीरिक गतिक बुद्धि, आठवीं है हमारी व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, हमारा आ जाता है प्रकृतिवाद बुद्धि। ये अस्तित्ववाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला हम अपना देखें तो बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत, जो कि आपका कई बार पूछा गया है, इसके प्रतिपादक स्टर्न वर्ग हैं। और बुद्धि जो इसके अनुसार क्या होता है, बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी होती है, ठीक है ना। इसमें बुद्धि के त्रितंत्र कौन कौन से बताए गए हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। बुद्धि का पहला जो तंत्र बताया गया है वो विश्लेषणात्मक बुद्धि बताया गया है। इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसको हल किया जाता है विश्लेषणात्मक बुद्धि में ना। इसको घटकीय बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है ना। आपसे अगर प्रश्न बन जाता है घटकीय बुद्धि किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विश्लेषणात्मक बुद्धि को कहते हैं। रचनात्मक बुद्धि क्या होती है, इसको अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है, और इसमें बुद्धि मानसिक कौशल सम्मिलित होते हैं जिनकी आवश्यकता नई समस्याओं के समाधान में पड़ती है।
इस बुद्धि में बदलते पर्यावरण के संदर्भ के समय अनुकूलन करने की क्षमता होती है। यानी जो रचनात्मक बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने योग्य हमेशा रहता है। वो चाहे जहाँ चला जाए वो वैसे के साथ वैसा ही बन जाता है ना। चलिए अगला हमारा जाता है व्यवहारिक बुद्धि। क्या हो जाती है? इसको संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो जाता है। यानी कि वो व्यवहार में इस तरीके से परिमार्जन कर लेता है कि उसको सक्सेस प्राप्त हो जाती है। चलिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद करने हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी थी और इसका सूत्र निकाला था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ जाता है जो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने निकाला? तो टर्मन ने। दूसरा पॉइंट है हमारा, बुद्धि मापने के लिए सन 1911 में बिने तथा साइमन ने मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया था। और तीसरा पॉइंट है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला और बिने ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। आपको ये सीधी सीधी चीज़ें याद कर लेनी है दोस्तों। अब आपके आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको थोड़ा देखते चलें। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है वो 1.5 वर्ष से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है ना। और दूसरा हम अगर बात करें तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, किसके लिए होता है? तो ये गूंगे, बहरे और अंधे व्यक्तियों के परीक्षण के उपयोग में किया जाता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। इसमें बताया गया है यह बुद्धि परीक्षण 12 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है। ठीक है ना, 10 से 12। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मैंने आपको बताया था, सामाजिक, अमूर्त और मूर्त बुद्धि। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कारक सिद्धांत में अगर हम बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत आ जाते हैं? कारक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड का सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये सारे फैक्टर के जो थ्योरी हैं यानी कारक सिद्धांत में आ जाते हैं। प्रक्रिया सिद्धांत में कौन से आ जाते हैं? पियाजे का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का और जेनसन का सिद्धांत। ये सब प्रक्रिया सिद्धांत के हैं। ठीक है ना। अगला हमारा आ जाता है बहुकारक सिद्धांत। तो इसमें थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड के सिद्धांतों को रखा गया है। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों हम बता दें जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। क्या क्या कहा गया है? बर्किंगम ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है ना। और स्पीयरमैन ने क्या कहा है? बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषण व संश्लेषण करने की योग्यता है। ये किसने कहा है? स्पीयरमैन ने। और मैकडोवेल ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? इन्होंने कहा है बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, जो कथन है जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं और आपसे प्रश्न पूछ लिए भी जाते हैं। अगला हमारा आ जाता है वुडवर्थ का। तो इन्होंने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है बुद्धि एक कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका जाएगा वुडवर्थ के साथ। आपको दोस्तों चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारी बाकी की वीडियो आप जाके जरूर देख लें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।